बता मुझे। तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पिछले एक हफ्ते के दौरान, बल्कि ओवर द वीकेंड और खासतौर पे आज, एक तो पीडीएम दोबारा से फाल हो रही है, रीएक्टिवेट हो रही है, लेकिन किस बुनियाद पे? पीडीएम कोई पहली दफा ठंडी पड़ के, माठी पड़ के फिर दोबारा जो है उसके अंदर जोश और जुनून तो आता ही है, लेकिन उसके बाद होता कुछ नहीं है। जल्द से जुलूस की बातें तो होती हैं, हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की, सब कुछ नशिस्तंद, गुफ्तंद, बर्खास्तंद के अंदर, कमरों के अंदर बंद रह के हो जाता है। सो अब पीडीएम ने एक मर्तबा फिर कमर पकड़ ली है, कमर कस ली है हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक होने की। आज उसका एक इजलास था जो कि हुआ तो, लेकिन नून लीग के एक सीनियर रहनुमा हैं, पंजाब के सदर हैं परवेज मलिक साहब, उनके इंतकाल की वजह से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके इंतकाल की वजह से पीडीएम का कुछ एजेंडा वगैरह जो है वो डिस्कस नहीं हो सका और पीडीएम ने अपना इजलास जो है 18 अक्टूबर तक के लिए अब पोस्टपोन कर दिया। लेकिन मौला फजल रहमान और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, गिवन सर्कमस्टांसेस में इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, बड़े अहम जो सतह पर जो फैसले और जो मामलात हो रहे हैं, बड़ी उसमें गड़बड़ सामने आ रही है। सो इस सिनेरियो में मौला फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात और उसके बाद नए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा इस टाइमिंग पर, इस मोड़ पे कितना अहम है और किससे मुतालबा कर रही है पीडीएम? पीडीएम को किससे उम्मीद है? आखिर क्यों होंगे नए और शफाफ इंतखाबात? तो खैर होने चाहिए, लेकिन नए इंतखाबात इस वक्त पे क्यों होंगे? बज़ाहिर तो इस वक्त हुकूमत के जाने के कोई आसार नजर नहीं आते। बज़ाहिर शेख रशीद ने भी आज ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे और तुन के पूरे करेंगे। क्या वाकई वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साल अपने पूरे करने जा रहे हैं? क्या वो पहले वज़ीर आज़म बनेंगे मुंतखब वज़ीर आज़म के जो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे हालिया इन द रीसेंट पास्ट? ये बड़ा अहम सवाल है और पीडीएम एक बार फिर मुतहर्रिक होकर आखिर क्या हासिल कर लेगी? क्या इस वक्त मुल्क नए इंतखाबात का मुतहम्मिल हो सकता है, या पीडीएम एक दफा फिर सिर्फ जबानी कलामी बातें करके, बयानात दे के, कमरों के अंदर, ड्राइंग रूम्स के अंदर की सियासत करके सड़कों पर नहीं आएगी, तहरीक नहीं चला पाएगी, ना पार्लियामान के अंदर कोई भरपूर अपोजिशन कर पाएगी, ना पार्लियामान से बाहर? ये बड़े अहम सवालात हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने आज वफाकी हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि जी मरदमशुमारी जो है आप फौरन करवाएं, ताकि दिसंबर 2022 तक ये मरदमशुमारी मुकम्मल हो और उसके बाद हल्का बंदियां। तो एक तरफ तो बाकी इदारे आहिस्ता आहिस्ता अपनी रफ्तार के मुताबिक इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, पीडीएम को किस बात की जल्दी है? और फिर चेयरमैन नैब का भी एक मामला है। मौलाना फजल रहमान इस हवाले से बड़े नाराज हैं, बड़े नाला हैं मुस्लिम लीग नून से कि वो किस तरह हुकूमत के साथ बैठ भी सकती है, बात भी कर सकती है, इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो या चेयरमैन नैब के हवाले से जो ऑर्डिनेंस एक आया है। सो इसका जो ऊंट है वो किस करवट जाके बैठेगा? सो इन सब मामलात पे आज हम बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बड़े इंटरेस्टिंग सर्कमस्टांसेस इस वक्त पॉलिटिकली मुल्क में डेवलप हो चुके हैं और इसके हवाले से आज हमने खास तौर पे दावत दी है। सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान रह चुके हैं, जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। पीडीएम आखिर इस दफा सर क्या अचीव करना चाहती है? बहुत दफा आप लोग इजलास करते हैं, उसमें तय पाती हैं चीजें कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, फिर आप लोग ठंडे पड़ जाते हैं। कमरों के अंदर की, ड्राइंग रूम्स के अंदर की सियासत, इस दफा पीडीएम क्या करना चाह रही है हुकूमत के खिलाफ? पीडीएम ड्राइंग रूम की जमात नहीं है। पीडीएम एक कोलेशन है मुख्तलिफ जमातों का, 8 जमातें हैं और ये एक तहरीक है जी। ये इक़्तिदार की हवस में नहीं है, ये इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहती। ये पीडीएम ये कह रही है, हर सोच और फिक्र की जमात ये कह रही है मुल्क के अंदर कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। ये पैगाम है पीडीएम का। जो फौरी इलेक्शन की बात की जाती है, फौरी और शफाफ इलेक्शन, आज मुल्क के मसाइल का हल ही है। आज हमारा मुल्क जहां पर पहुंच गया है, मुझे एक और हल बता दें, क्योंकि जो खराबी आज मुल्क के अंदर है वो 2018 के इलेक्शन की चोरी की वजह से है। एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है,
जिसको ना अवाम की परवाह है न मुल्क की परवाह है। सर ये तो आप लोग पिछले 3 साल से कह रहे हैं, और खासतौर पे पिछले 1 साल से जब से आप लोगों का पीडीएम वजूद में आया था, बनी थी यहाँ पर, उस वक्त से आप लोग यही मुतालबात कर रहे हैं कि जी फौरी और शफाफ इंतखाबात कर दिए जाएं, फौरी शफाफ इंतखाबात, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब अपनी टर्म पूरी पे पूरी किए चले जा रहे हैं। ये डिमांड का मकसद ये होता है कि ये मुल्क के मसाइल का हल है। हम अपोजिशन है, हम ये डिमांड रखते हैं कि आज मुल्क के मसाइल का हल ये है। अगर आप मुल्क से वफादार हैं, मुल्क को समझते हैं, तो यही हल है। और ये डिमांड किससे है? ये डिमांड अवाम से, ये डिमांड अवाम के सामने रखी जाती है। अवाम ने तो 5 साल का मैंडेट दिया है इमरान जी, 5 साल का नहीं दिया होता, काम करने का दिया होता है। जब आप काम ना कर पाए तो घर जाना पड़ता है। फिर अगर आप 5 साल पूरे करना चाहते हैं तो पूरे कर लें। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूं, काम तो बड़े तुन के कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी आज कहा कि बड़े तुन के इमरान खान कोई साहब ये काम कर बता लेंगे। दें, कोई ये काम बता अभी नैब का ऑर्डिनेंस ले आए हैं। माशाल्लाह। आप लोगों ने जितनी पीडीएम ने जितनी मुखालिफत बयानात की हद तक करनी थी कर ली, काम तो इमरान खान साहब कर रहे हैं अपनी मर्जी। जमहूरियत में ऐसे ही होता है, सारे काम कर रहे हैं अपनी मर्जी। जमहूरियत ऐसी होती है, जमहूरियत कदरों और रवायात पे चलती है। आज मुल्क का वज़ीर आज़म है जिसको ना कानून की परवाह है, ना आइन की परवाह है, ना उसको जमहूरी कदरों की परवाह है, ना पार्लिमानी कदरों की परवाह है, और हमारा मुल्क जवाल पजीर है इन तमाम मामलात की वजह से। तो मुल्क मुश्किलात में इसलिए पैदा गया है कि जब ये हालात पैदा होंगे, आप हजारों ऑर्डिनेंस कर लें, मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे। आप शख्सियात को रखें, आप नैब चेयरमैन को रख ले, पूरे तो ताहियात बना दें, आप ऑर्डिनेंस में लिख देते ताहियात है, कोई रोक सकता था? बात तो ये है ना, ये मामलात वो होते हैं, काम वो होता है जिससे मुल्क के मसाइल हल हों। लेकिन सर ऑपोजिशन कहाँ है फिर? आज भी आप लोगों ने, चाहे आज तो एक जेन्युइन ऑपोजिशन जो होती है वो कोई फौज नहीं रखती कि हमलावर होकर कब्जा कर लेगी, वो जमाने चले गए हैं आज से कई 100 साल पहले। अब जो है जमहूरी बातें हैं, हम बात करते हैं, पार्लियामान में बात करते हैं, पार्लियामान मफलूज है, हम प्रेस में चले जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जो भी इशू आता है अवाम के सामने रखते हैं, उनको बताते हैं कि आपके मसाइल आज क्यों हैं, उनको बताते हैं उनके मसाइल का हल क्या है। इसलिए जब हम कहते हैं कि फौरी और शिफाफ इलेक्शन, यही आज पाकिस्तान के मसाइल का हल है। सर यही तो मेरा बुनियादी सवाल था कि पीडीएम जो है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम की कोई एक जमात नहीं है, एक तहरीक है, ठीक है, वो आपका मौक़िफ़ है, पॉइंट ऑफ व्यू है, बट द पॉइंट इज, द बेसिक पॉइंट इज कि आप लोग कमरों में, ड्राइंग रूम्स में, प्रेस टॉक में आके ये बातें करते हैं, और मौलाना फजल रहमान जिस बात पे नून लीग से नाला है कि जी आप लोग तहरीक नहीं चलाते, आप जाके दोबारा हुकूमत के साथ बैठ जाते हैं बात करने के लिए। तहरीक क्या होती है? तहरीक का मतलब तहरीक क्या, हम तलवारें लेकर चल पड़े? फजल रहमान का तो इंटरेस्ट है ना कि आप लोग सड़कों पर आए। बिल्कुल, वो ठीक कहते हैं, ये सब इसीलिए मुशावरत होती है। पीडीएम का सरबराही इजलास हर 4-6 हफ्ते बाद होता है, मुशावरत होती है। तो इस दफा क्या सोच है? इस दफा मुशावरत में क्या सोच यही है कि हमें एक तहरीक चला रहे हैं, उसको कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मैसेज देना है, कैसे अपने बयानिए को बढ़ाना है, ये बात होती है सारी। चाहे उसके लिए जलसा करना पड़े, डेमोन्स्ट्रेशन करनी पड़े, एक कैरवैन मार्च जो है, जिस तरह एक शहर से दूसरे शहर तक अवाम को उजागर करना, बात होती है अपना पैगाम अवाम के सामने रखना, ये अपोजिशन होती है। मुल्क के मसाइल पर बात करना, ये अपोजिशन होती है। मुल्क के हल देना, ये अपोजिशन होती है। सर आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक तहरीक की कामयाबी नापी इसी से जाती है ना कि उसका पॉलिटिकल आउटपुट क्या निकल रहा है। तो अभी तक पीडीएम का कोई सॉलिड पॉलिटिकल आउटपुट, कोई आपकी सॉलिड पॉलिटिकल कामयाबी एज एन इमरान खान साहब को हिलाने में या गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने में, मिसाल के तौर पे नैब का ऑर्डिनेंस, अपोजिशन ने शदीद मुखालिफत की, पीडीएम ने मुश्तरका तौर पे भी, तमाम सियासी जमातों ने अपोजिशन की अलग अलग भी, लेकिन आप लोग इसके खिलाफ अदालत क्यों नहीं जा रहे? अभी तक कोई वाज़ेह लाएमल सामने नहीं आया। जी जाएंगे ना, इस पे कब जाएंगे? हमने फैसला किया हुआ है, हम देखेंगे कौन सी अदालत में जाना है, पिटीशन तैयार होते में वक्त लगता है, तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं। तो बात ये होती है कि तहरीक जो होती है उसका एक दिन में कामयाबी नहीं होती। सर क्या नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर भी कोई मुकदमा तो नहीं होने जा रहा? तहरीकों में अशरे लग जाते हैं, या सिर्फ नैब ऑर्डिनेंस नहीं है, नैब ऑर्डिनेंस छोटा सा मामला है। ये तो एक तरीका है शख्सी एक करने का एहतसाब, और अपने आप को एहतसाब से बचाने का जरिया है, एहतसाब के मामले पर कंट्रोल करने का जरिया है, ठीक है। उसको हम अदालत में ले जाएंगे। हमने उसकी मुखालफत पार्लियामान के अंदर भी कर दी है, पार्लियामान के बाहर भी कर देंगे, अदालतों में भी कर देंगे। ये उसका क्या टाइमिंग होगी? लेकिन उसको लीगली नाफिज होने से तो नहीं रोक सकते ना आप लोग? जी लीगली जिस दिन ऑर्डिनेंस नाफिज होता है, वो जिस दिन प्रोमलगेट होता है उस दिन नाफिज हो जाता है। जो जमहूरी मुल्क होते हैं उसमें हुकूमत ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले ये देखती है कि ये ऑर्डिनेंस
ہم جاری کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، کیا یہ آرڈیننس واقعی آرڈیننس کی ضرورت ہے یہاں پر، اس کو صدر بھی دیکھتا ہے کہ بھائی پارلیمان موجود ہے، پارلیمان کے اجلاس ہو رہے ہیں، اس کو بل کے طور پہ وہاں لے جاؤ، لیکن یہاں صدر بھی یہ کہنے سے قاصر ہے، حکومت تو غیر جمہوری عمل پر یقین رکھتی ہے، پرائم منسٹر تو اوپنلی کہتا ہے جی مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، تو اس میں پھر ہمیں دوسرے راستے اپنانے پڑیں گے، عدالتوں میں جانا پڑے گا، عدالتیں یہ کوشچن کریں گی کہ معاملے پارلیمان میں حل ہونے چاہیے، عدالتیں یہ کوشچن کریں گی کہ آرڈیننس کی سر آپ ضرورت لوگ کیا جائیں تو صحیح نا، چاہے ہائی کورٹ میں جائیں چاہے سپریم کورٹ میں جائیں، بٹ کوئی ایکشن تو لینا، یہی میرا بنیادی سوال تھا، پہلا سوال تھا۔ ایکشن بغیر سوچے سمجھے نہیں ہوتے۔ سر کتنے دن چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے آپ کو؟ 2 دن سے زیادہ۔ جمعے کو یہ آرڈیننس جاری ہوا ہے، آج منڈے ہے، جی تھوڑی سی ٹائم دے دیں۔ کتنا سر آپ لوگ جتنا مرضی ٹائم لیں، بٹ وہ ہم پہ چھوڑ دیں نا، وہ ہم پہ چھوڑ دیں کہ بہت کچھوے کی رفتار سے سست رفتاری کے ساتھ پی ڈی ایم چل جب رہی ایک چیز سامنے آتی ہے ہم پہ چھوڑ دیں، کچھ اجلت میں کام نہیں کرنے چاہیے، یا کیا عدالتی کام کبھی اجلت میں نہیں ہوتے، اس کے سارا دیکھ کر کہ کیا پریسیڈنٹس ہیں، کیا اس کے محرکات ہیں، اس آرڈیننس کے کیا نقصانات ہیں، ان سب اور کیا فائدے ہیں؟ جی، کیونکہ جو چیز فائدے اس کو کچھ نہیں ہے، فائدے اس کا مجھے ہے، وہ مجھے اس فائدے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نقصان ملک کو ہے۔ بطور وزیر اعظم کہ آپ نے بطور جتنے وزیر بھی اعظم فیصلے کیے تھے، نہیں، بطور وزیر اعظم نہیں، بطور سابق وزیر اعظم، میرے فیصلے کو آپ کوشچن کریں، جی لیکن کوشچن کریں کہ جب میں نے فیصلہ کیا تھا اس کرسی پر بیٹھیں اور کوشچن کریں۔ آج تو آپ نے اپنے آپ کو این آر او دے دیا، ٹھیک ہے؟ سر یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے کہا ہے، یعنی کہ جو انیشیل شقیں ہیں نیب آرڈیننس جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جو انیشیل شقیں ہیں کہ فیڈرل پروونشل لیول پہ گورنمنٹ کیبنٹ جو بھی فیصلہ لے رہی ہے وہ ان کو استثنا ہے، یعنی کہ اس آرڈیننس میں لکھا ہے، اس آرڈیننس میں لکھا، اس آرڈیننس میں لکھا ہے، یعنی کہ اس استثنا سے نون لیگ فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ نہیں جی، میں نہیں فائدہ اٹھایا، میں چاہتا ہوں کہ یہ رہے، یہ آرڈیننس ختم ہو، یہ رہے، ہم نے بھگت لیا نا۔ چیلنج نہیں کرتے، میرا اوپن چیلنج ہے پچھلے 5 سال سے 3 سال سے، جی بالکل، کہ جو کچھ میں نے کیا ہے میں اس کو اون کرتا ہوں، میرا فیصلہ ہے، لگائیں ٹی وی کے کیمرے مجھے ایکیوز کریں، بالکل صحیح، لیکن پھر ان کو بھی ایکیوز ہونا پڑے گا۔ اب یہ اپنے آپ کو استثنا دینا چاہتے ہیں، چیزیں کل کوئی حکومت آئے گی اس کو پھر بدل دے گی، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ سر کل کی تو کل دیکھی جائے گی، نہیں، کل کی دیکھی جائے گی۔ میں جب آپ قانون کو اس طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں کہ جو قانون آج ہے وہ کل نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ سر کیا مسلم لیگ نون کو یہ فائدہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں چونکہ حکومت کے کیبنٹ کے ڈیسیجنز کو این آر او مل گیا، استثنا ایگزمپشن مل گئی ہے، تو ان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں یہ فائدہ نہیں چاہیے، یہ ملک کا نقصان ہے، یہ ملک کا نقصان ہے۔ یہ آئینی معاملات ابھی بھی ہیں، نیب کی کیوں بنا تھا، اس نے کیا کرنا ہے، یہ چیزیں سب موجود ہیں۔ یہ صرف استعمال کیا جاتا ہے نیب آج اپوزیشن کو دبانے کے لیے، سپریم کورٹ کہہ چکا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ یہ کر رہے ہیں، یہ معاملات ہیں۔ جب آپ ایک قانون کو حکومت ابیوز کرنا شروع کر دے، وہ ایسے اشخاص لے کر آئے جو قانون کو ابیوز کریں، جو سیاست میں پڑ جائیں، تو اس صاحب کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو بھی کہیں نہ کہیں یہ خطرات ہیں، خدشات ہیں، ہماری بھی بات ہوتی رہتی ہے ان کے سورسز کے ساتھ، ان کے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ، کہ کہیں نہ کہیں نون لیگ شاید اس نیب آرڈیننس پہ کوئی مکمکا کر لے حکومت کے ساتھ۔ ایسی کوئی بات نہ فضل الرحمان صاحب نے کی ہے، نہ انہوں نے کبھی کرنی ہے۔ سر کرنے کی بات نہیں، لیکن ان کو یہ خدشہ ہے، کہیں نہ کہیں ان کی جماعت میں یہ خدشہ پایا جاتا ہے۔ نہیں ہے، ہم پہ جو نیب نے کیس بنانے تھے بنا لیے ہیں، اور بنا لے، میں تو کہتا ہوں اور بنائیں، میرا چیلنج ہے ان کو، بناؤ کیس۔ یعنی کہ مسلم لیگ نون بالکل کلیئر ہیڈڈ ہے کہ ہم نے اس آرڈیننس کو نیب کے چیلنج کرنا ہے عدالت، ہم نے نیب کو انصاف کے اصولوں کے مطابق کرنے کے لیے ہم نے اپنی سفارشات دی ہوئی ہیں۔ یہ جو نیب کا آرڈیننس آیا ہے یہ صرف حکومت اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے کہ کل ہماری کرپشن چھپ جائے، ہماری ناکامیاں چھپ جائیں، ہماری چوری چھپ جائے، یہ سارا وہ راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ نون لیگ اس پہ کلیئر ہیڈڈ ہے کہ آپ نے اس نیب آرڈیننس کو چیلنج لیگلی ضرور کرنا ہے۔ جی بالکل کرنا پڑے گا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ اس وقت تو نافذ العمل ہے، اس وقت تو یہ جمعے کی شام کو نافذ العمل ہو گیا تھا۔ جی اس وقت تو جو ٹیمپرری ایکسٹینشن ہے وہ مل چکی ہے جسٹس جاوید اقبال ملک کو مبارک ہو، جس آدمی کو سپریم کورٹ کا جج ہو اس میں اتنی شرم نہ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں، ان کی بھی عزت بڑھتی، یہ کہتے ہیں میں 8 کو ریٹائر ہو رہا ہوں، خدا حافظ۔ ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ نان ایکسٹینڈیبل ٹرم ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شرم کی بات ہے۔
सर आपने जब लगाया था तो तब उस वक्त तो आपके पसंदीदा मैं खुद शर्मिंदा, मेरे पसंदीदा नहीं थे, मैंने कभी देखा भी नहीं था पसंदीदा इन द सेंस कि आप लोगों ने खुद लगाया जो ना? नाम मैंने नहीं लगाया, ये कंसेंसस से होता है, मुशावरत होती है, उसमें एक नाम पे एग्रीमेंट हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अब उनकी टर्म खत्म हो गई है, उनको अब घर जाना चाहिए, ये मैं कह रहा। सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन कवानीन इसीलिए बनते हैं ना कि उनमें तरमीम हो सकें, उनको बेहतर किया जा सके। तो अगर आपके दौर में लगाए जाने वाले चेयरमैन नैब उस वक्त अच्छे थे, उस वक्त साफ सुथरे शफाफ थे कि वो हेड कर सकते हैं नैब को, तो आज उनमें क्या मसला हो गया? सिर्फ इसलिए कि अपोजिशन के खिलाफ केसेस हैं। फिर ताहियात बना दे ना, ताहियात बना दे, केस चलते रहते, जो मर्जी चेयरमैन हो, आप 4 साल बाद फिर मुशावरत कर लें, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो उनको फिर तो रख लें। तो मुशावरत ही तो नहीं करनी ना, गवर्नमेंट यही तो कानून कहता है मुशावरत करनी है। सर गवर्नमेंट यही कहती है कि जी मॉरल अथॉरिटी की बात है कि एक अपोजिशन लीडर पे केसेस हैं तो मॉरली मुनासिब नहीं है कि जिस पे केसेस हों और उसी बंदे के अंडर, उसी इदारे के अंदर उसके हवाले से मुशावरत की जाए। सर पॉइंट तो वैलिड लगता है ना? पॉइंट वैलिड नहीं है, कानून आइन क्या कहता है? सर आइन में तो है ही नहीं, नैब ऑर्डिनेंस आइन में तो है ही नहीं सर, नैब वजीरों ऑर्डिनेंस पे नैब के केस बने हुए हैं, उनको भी निकालें, इनके नाम पेंडोरा में आए हैं। आपके वजीर खजाना नैब का केस खत्म करवा के यहाँ पर आए थे। इसलिए बात यह है, लीडर ऑफ द अपोजिशन मुल्क का मौजूद है, कानून कहता है कि आपने लीडर ऑफ अपोजिशन मुशावरत करनी है, तो गवर्नमेंट कहती है तब्दील कर लेना, हम मुशावरत कर लेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस भी तब्दील कर लें, वो तो आप लोगों ने करना है जी। तहरीक अदम एतमाद ले आए, इसलिए पीपल्स पार्टी यही वो तो हमने आपसे करना कहती है, तो हमें लीडर ऑफ अपोजिशन वो तब्दील कर लें। इस तरह होता नहीं है, ये बचगाना बातें हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के लेवल की बातें नहीं है जो वो करते हैं। कानून कह रहा है आपने मुशावरत करनी है, इसको सीरियसली ले। आप कानून को नहीं कुछ समझते तो ठीक है, मुल्क चलेगा इस तरह। तहरीक अदम एतमाद की बात आई तो बलूचिस्तान से तब्दीली का आगाज हो गया है। आप समझते हैं क्या तब्दीली? जो वहाँ वजीर आला के कुछ खिलाफ नहीं एक होगा, तहरीक अदम एतमाद, लिख लें। आप समझते हैं कि जाम मैं कमाल आपको बता सस्टेन रहा कर हूँ, जाएंगे जी बिल्कुल, बावजूद इसके कि आप बगावत लिख अपने लें, अंदर से हो रही है? लिख लें। आप समझते हैं नाकाम हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद? तहरीक अदम एतमाद ये सब तमाशे हैं, ये हमने तमाशे बहुत देखे हैं, ये दबाव डालने के तमाशे हैं। किस पर दबाव डाला जाए? ये मुझे वक्त बताएगा किस पर दबाव डाला जा रहा है, कौन दबाव डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, किस पर डाल रहा है। सर आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरी बड़ी गहरी बात इसको हो कर सकता रहे है, गहरी भी नहीं है। अच्छा, ये जो हालात को मैं समझता हूँ, बलूचिस्तान में अंदरूनी दबाव डाला जा रहा है या मरकज पे दबाव डाला जा रहा है? नहीं, मरकज में क्या दबाव पड़ेगा बलूचिस्तान से, उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि पड़ेगा। आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी तब्दीली बलूचिस्तान से ही शुरू हुई थी। नहीं, वो तब्दीली बलूचिस्तान से, हमारी कोई गवर्नमेंट तब्दील नहीं हुई थी, हमने इलेक्शन लड़ा था। बलूचिस्तान हुकूमत बीच में चोरी की गई थी, इसमें कोई शुबा नहीं है, गायब हो गई थी बलूचिस्तान हुकूमत। तो ये तमाशे दुनिया में हमारे मुल्क में बहुत होते रहे बदकिस्मती से, आप समझते इन तमाशों से मुल्क का नुकसान ही हुआ है। और आप समझते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान सस्टेन कर जाएंगे इस तहरीक अदम मेरी एतमाद ये के समझ खिलाफ? है, जो मुझे नजर आता है तो वो मौजूद रहेंगे उहदे पर। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू पीडीएम सर, इस दफा आप लोग क्या कुछ नया करने जा रहे हैं इस सरबराही इजलास के बाद? नहीं, ये मुशावरत के बाद होगा ना, ये मुशावरत होगी तो उसमें होगा। सर कहीं ना कहीं कुछ सोच तो होगी कि इस दफा सड़कों पे आने का इरादा है या पार्लियामेंट में कुछ रिन्यूड ऑपोजिशन? सोच मेरी नहीं होती, 8 जमातें हैं, सबकी सोच होती है। सर मुस्लिम लीग नून की क्या सोच है? आप सीनियर नायब सदर हैं, साबिक बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म हैं। ये तहरीक को आगे चलाना चाहती है। तहरीकें एक दिन में मकासद पूरा नहीं करती, तहरीकें अशरों भी चलती हैं। ये तहरीक जो पैगाम लेकर आई है, ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है, ये 74 साल की खराबियों का हल है, ये मामूली बात नहीं है। इस पर आज वो जमातें भी इतफाक करती हैं जिनको हम गद्दार कहते थे, आज वो भी आइन की बात कर रही हैं। इसमें मजहबी जमातें भी हैं, हर सूबे की जमात है, दुरुस्त, बड़ी जमातें भी हैं, छोटी जमातें भी हैं, और वो सिर्फ एक बात कर रही हैं, वो इक़्तिदार की बात नहीं कर रही, मुफाद की बात नहीं कर रही, वो असूल की बात कर रही है और आइन की बात कर रही है। मुस्लिम लीग नून मुजाहिमत की बात कर रही है या मुफाहिमत? मुजाहिमत की बात कर रही है। मुजाहिमत की जो बात, आइन तोड़ेगा मुकम्मल मुजाहिमत है, और फिर आइन मुफाहिमत। तोड़ने वाले के साथ मुकम्मल मुजाहिमत है। ये पीडीएम का बयानिया है। सियासत ना मुफाहमत होती है ना मुजाहिमत होती है, सियासत असूलों पर होती है, आइन के मुताबिक होती है। जो आइन तोड़ेगा उसको दिफा करना मैंने हलफ उठाया है, ये मेरा हलफ है। आप आइन में लिखा हुआ है, हम आइन नहीं पढ़ते ना। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको आइन पसंद नहीं इसको बदल दें, इसको तोड़े मत। जो मुल्क या घर भी ज़ाब्ता जिसमें नहीं होता वो नहीं चलता। हमारा एक आइन है, उसको जरा पढ़ तो लें, उसको पढ़े तो क्या लिखा हुआ उसके अंदर। ये पैगाम किसको है सर? जी, ये पैगाम किसको? पैगाम पाकिस्तान के अवाम को, कि जो आइन मैंने, जब मुझे इस मुल्क के अवाम ने मुंतखब किया,
उन्होंने मुझसे हल्फ लिया कि तुम इस आइन का दिफा करोगे, तुम हमारे हकूक का दिफा करोगे। तो अगर आइन कोई तोड़ता है तो मुजाहमत मैं इसलिए इलेक्ट हुआ हूं, वरना मैं दुकानदारी शुरू कर दूं, कोई और काम कर दूं। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुस्लिम लीग नून मज़ाहिमत पे चलेगी या मुफाहिमत पे? इस हवाले से कुछ मजीद छोटे से सवालात हमें करने हैं शाहिद खाकान अब्बासी से, और भी अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, नून लीग के अंदर की कंफ्यूजन, आइंदा की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है, पाकिस्तान का आइंदा का मंजरनामा, इस हवाले से जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कुछ मजीद सवालात छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ प्रोग्राम में आज स्पेशली मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर मज़ाहिमत या मुफाहिमत, जस्ट कोटिंग एज एन एग्जांपल कि जहां आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला अंदर डिस्कशन आया, वो भी चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से, मरियम नवाज कहती हैं कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी। हमजा शहबाज फौरन उसके मुखालिफ बयानियां देते हैं, वो कहते हैं जी मुशावरत के साथ हुआ था, हो चुका है, डन एंड डिसाइडेड, अब इस पे कोई बात मजीद नहीं करनी चाहिए। अब इस तरह की कई एक मिसालें हैं, खासतौर पे मरियम नवाज साहिबा का भी चंद दिन पहले बड़ी खामोशी के बाद एक बार फिर वो खुल के ना सिर्फ अपनी एप्लीकेशन में वो नाम ले देती हैं, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वहां पर। तो नून लीग के अंदर चल क्या रहा है? आप लोगों ने खुद भी मज़ाहिमत करनी है, मुफाहिमत करनी है, शहबाज शरीफ का फॉर्मूला लेके चलना है, मरियम नवाज का करना क्या है सर? सियासत करनी है सर वो और हम सियासत किस फॉर्मूले पे करनी है? ये बड़ी अजीब बातें होती हैं कि हर नुक्ते पर, अब जी आर्मी चीफ को आपने सपोर्ट कर दिया एक्सटेंशन में, अब वो एक्सटेंशन में सपोर्ट किया, वो बात तारीख का हिस्सा बन गई है, उस पर हर आदमी कमेंट कर सकता है, आपको भी हक है, मुझे भी हक है, तारीख भी उस पर कमेंट करेगी। वो तारीख का हिस्सा बन गई। मरियम नवाज साहबा ने कोई कमेंट कर दिया, हमजा साहब ने कुछ और कर दिया, बस ठीक है। लेकिन वो दुरुस्त था या गलत था? जी वो दुरुस्त था, ये तारीख ये तारीख के फैसले, फैसला हो चुका है। फैसला तो मुस्लिम लीग नून ने दुरुस्त था या गलत था, ये तारीख को फैसला करने दें, ये मैं और आप नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून ने तो अपना मेरे लिए तो मुकम्मल तौर पे दुरुस्त था, मैंने तो सपोर्ट किया है, मैंने तो वोट डाला है, ठीक है ना। उसकी वजूहात थी, मेरी कुछ वजूहात थी, वजूहात ये थी कि हम फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहते थे। मैं आज भी कहता हूं कि जो हमने कानून का अमेंड किया वो सही नहीं था। जो करंट आर्मी चीफ का एक्सटेंशन दी गई, चूंकि आर्मी उसका इजहार कर चुकी थी, एक्सटेंशन दी जा चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट ने, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होता है, सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान में भेजा, पार्लियामान को फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो अमेंडमेंट पार्लियामान ने की है ये नुकसानदेह साबित होगी। ये मेरा तज्जिया है उस अमेंडमेंट के बारे में। सर किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकती है? इबाम पैदा हो गया, फौज के निजाम में इबाम पैदा हो गया। किस मामले में इबाम? प्रमोशन के मामले में। फौज का निजाम जो बना हुआ है वो एक पहले दिन से 3 साल की टर्म है आर्मी चीफ की, उसमें एक्सटेंशंस दी गई हैं। अब जो कानून है उसके अंदर आप 64 साल की उम्र तक, और वो भी पता नहीं 64 साल पे टर्म खत्म होती है या शुरू हो सकती है, आप जितनी एक्सटेंशन हो वो दे सकते हैं। इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि इसका कुछ असरात इसके हो सकते हैं 2022 तक के लिए भी? नहीं, 2022 बिल्कुल हर वक्त हो सकते हैं। जब ये कानून रहेगा, इबहाम होगा कि टर्म कब खत्म होगी आर्मी चीफ की, तो उस पर इबहाम रहेगा। तो इस पे आपकी बतौर सियासतदान, बतौर एक सीनियर पार्लियामेंट्री इलेक्टेड पर्सनालिटी, इलेक्टेड MNA, बतौर साबिक वज़ीर आज़म, आपकी राय क्या है? इस पे क्या होना चाहिए? मेरी राय है कि ये अमेंडमेंट मुनासिब नहीं थी। ये इख्तियार आप प्राइम मिनिस्टर के पास रहने दें, कि उनको इख्तियार है, अगर वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं वो एक्सटेंशन दे दें। ओके, ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर वाज़ेह हो गई। कमिंग बैक मुज़ाहिमत और मुफाहिमत, नून लीग के अंदर कंफ्यूजन, मौलाना फजल रहमान को भी यही शिकायत है PDM के अंदर कि आप लोग आखिर चाहते क्या है, अपना एक क्लियर हेडेड डायरेक्शन अपनी बताते हैं कि आप लोगों ने सड़कों पर, डायरेक्शन बड़ी क्लियर है, अपने सड़कों पर निकलना है, हम सड़कों पे निकले, इदारों के खिलाफ मुज़ाहिमत करनी है, हम पार्लियामान में बात करें, हम वरीदा फारूकी प्रोग्राम में आए, इसको आप मुज़ाहिमत समझ लें, मुफाहिमत समझ लें, आपकी मर्जी। इदारों के खिलाफ मुज़ाहिमत भी करनी है? इदारों के खिलाफ मुज़ाहिमत नहीं होती, मुज़ाहिमत होती है आइन के हक में। हमारी मैंने पहले भी आपको बताया, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हल्फ है कि अगर आइन को टूटता देखें तो मुज़ाहिमत करें, हम मुल्क के अवाम को तकलीफ में देखें तो मुज़ाहिमत करें, हम मुल्क को डूबता हुआ देखें, ज़वाल पजीर देखें, हम मुज़ाहिमत करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। सर माजरत के साथ अवाम बड़ी तकलीफ में है, पिछले 3 साल से महंगाई, यहाँ तक कि जहांगीर खान तरीन भी आज बोल पड़ते हैं, लेकिन इन 3 सालों में
मुस्लिम लीग नून ने या अपोजिशन ने कोई एक बड़ा एहतजाज महंगाई के खिलाफ कम से कम लाहौर की हद तक, लाहौर की पार्टी है ना, लाहौर की बड़ी जलसे, सर वो जलसे तो आप लोगों ने चंद महीने के लिए किए ना, जलसे जो किए हैं इसीलिए हैं। सर मुझे कोई महंगाई के खिलाफ कोई एक तहरीक बता दें जो आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवाम तक पैगाम पहुंचाना होता है ना, अवाम तक पैगाम पहुंच गया। अवाम जब निकलेंगे सड़कों पर, जब सड़कों पे वक्त आएगा सड़कों पे भी आ जाएंगे। सर कब आएगा? 3 साल से अवाम पिस रहे हैं महंगाई में, आप चाहती हैं सर महंगाई के खिलाफ आप कहें ना, आप कहें कि आज मुल्क के मसाइल का हल अवाम की सड़कों में आने में है। सर महंगाई के खिलाफ एहतजाज जमहूरी हक है। महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ एहतजाज है ना, हम एहतजाज कर रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं। वही तो मेरा पार्लियामान के अंदर भी कर रहे हैं, पार्लियामान के बाहर भी कर रहे हैं। हुकूमत सर माजरत के साथ पार्लियामान के अंदर भी आप लोग ठंडी ठंडी तकरीरें करके चंद एक आप लोग प्लाकार्ड उठा लेते हैं। तकरीरें ही होती हैं, मैं क्या बंदूक लेकर जाऊं? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आप बताएं ना। सर एक पार्लियामान में तकरीरें ही होती हैं। सर एक तसलसल के साथ पार्लियामान के अंदर भी आप लोग, यहाँ पार्लियामान मफलूज है। आपने पार्लियामान के हालात देखे हैं? या स्पीकर उठ के भाग जाता है? आप लोग लाहौर में तो कम से कम मोटिवेट कर, स्पीकर उठ के भाग जाता है। आपने पार्लियामान देखा है? दुनिया का पार्लियामान बताएं जहां अवाम की तकलीफ की बात हो, महंगाई की, आप नाम ले, वो उठ के भाग जाता है। ये तमाशा है, ये तमाशा बन गया। आज जमहूरियत इस मुल्क में तमाशा बन चुकी है। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने तमाशा लगा दिया, सर्कस बना दिया जमहूरियत को। सर 5 साल के अख्ताम पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगर अपनी मुद्दत पूरी करते हैं तो अवाम को वज़ीर-ए-आज़म से तो शिकवा होगा महंगाई का, लेकिन अपोजिशन से भी शिकवा होगा। शिकवा नहीं होगा। अपोजिशन को भी माफ नहीं करेंगे अवाम। अपोजिशन को अवाम ने ही नाम निहाद इलेक्शन में अपोजिशन में भेजा था, जिसने भी भेजा था। अवाम अपोजिशन में है, हुकूमत में नहीं है। अब अवाम के पास चॉइस आएगी कि क्या आप इनको ओवर टाइम देना चाहते हैं या आप दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। अगर शिफाफ इलेक्शन हुआ, आप देखते हैं कि नए इलेक्शन फौरी हो सकते हैं, इमीडिएटली हो सकते हैं। मुल्क के मसाइल का हल आज फौरी और शिफाफ इलेक्शन। सर ये तो एक सियासी बयान है, ये सियासी बयान नहीं है, ये मेरी बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, ये मेरी बड़ी कंसिडर्ड राय है कि इसके बगैर हर लम्हा, हर दिन इस मुल्क पे भारी होगा। ठीक है सर, बिल्कुल हम टाइम के अख्ताम पे जा रहे हैं। पार्टी फंडिंग केस के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के जितने दस्तावेजात हैं गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से उन तक एक्सेस दे दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फारूक हबीब को, वजीर मुमलिकत है इत्तलात और नशरियात के लिए। कोई खतरा तो नहीं नून लीग को? क्या खतरा है? अगर किसी की हमारी उधर जाएंगी तो उनकी भी देनी पड़ेगी। आप लोगों ने दरखास्त दे दी है सर? दरखास्त होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि अकबर मैं तो मुल्क के मसाइल की बात कर रहा हूँ ना। जिनको तकलीफ पड़ी हुई है अपनी जान बचाने में, जिनके पास फॉरेन फंडिंग केस 7 साल से चल रहा है, कुछ हुआ नहीं है, जो आज भी कोई वजाहत नहीं कर सकते। सर वो तो नून लीग को देने के देने पड़ गए ना? नहीं, देने नहीं पड़ गए, ठीक है, उन्होंने मांगी है, दे दे। क्योंकि पीटीआई कह रही है कि बहुत होशरुबा इंकशाफात सामने आएंगे आपकी गैर मुल्की फंडिंग के हवाले से। जी जरूर होशरुबा आएंगे, तो उनके उससे भी ज्यादा होशरुबा आ जाएंगे। ये मामले अदालत में होते हैं, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये कोई छुपी हुई चीजें नहीं है। नून लीग को खतरा कोई नहीं है? कोई खतरा नहीं। पार्टी फंडिंग की जितनी दस्तावेजात कंगाल हमें खतरा इस मुल्क से के लिए है, जो इस मुल्क के हालात पैदा हुए, खतरा वहां पे है जहां पे हमारा मुल्क पहुंच गया ना। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नाइब सदर, सीनियर सियासतदान, आज प्रोग्राम में खास तौर पे हमसे बात कर रहे थे, हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, इसके बाद वापस आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब होने वाली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर ओहदेदार हैं, हुकूमत के विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। पीडीएम एक बार फिर परतोल रही है, एक बार फिर जो है वो रीएक्टिवेट हो रही है और लॉन्ग मार्च के लिए कुछ उसकी तैयारियां हैं, कुछ सोच विचार उसने करनी है, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ एक बार फिर वो तहरीक चलाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार होके और नई सिरे से जोश और जज्बे के साथ सड़कों पे आने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट के लिए खतरा है फवाद चौधरी साहब? देखिए अरीना, पहली बात तो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी पीडीएम करे, जाहिर है उनका हक है, और वो जो तहरीक भी चलाना चाहें वो भी वो चला सकते हैं। सिर्फ
पाकिस्तान में 2-3 इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं जिसको मेरा ये ख्याल है कि हम सबको ही उसका इदराक करना चाहिए। इस वक्त हमारी मईशत की जो सूरत हाल है, इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो डेवलपिंग क्राइसिस है, सियासत, और फिर इस्लाहात का जो मामला है, मैं कहता हूँ हम तरीके भी रोज ही हम सुनते हैं कि फलाना तरीका आ गया, फलाना करना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट सच्ची बात यह है कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे। और वो इसलिए हल नहीं हो रहे कि हम अपने जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो बड़े रिफॉर्म्स की तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। आप यहाँ पे इलेक्टोरल, हम रोज हर इलेक्शन के बाद हम हारने वाले कहता है कि जी ये धांधली हो गई है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आप जोर लगा रहे हैं, कोई उसके ऊपर नहीं आगे बढ़ रहे। नैब के ऊपर तमाम एक रोड़ा था कि जी नैब जो है वो बिल्कुल जो है वो अभी जो है काम नहीं कर रहा। और उसके बाद जब रिफॉर्म्स आए हैं और अब हम कह रहे हैं कि हम एक्ट लाना चाह रहे हैं पार्लियामेंट का, आप आके बताइए इसमें क्या अमेंडमेंट्स करनी है। हम देख रहे हैं कोई उसकी तरफ नहीं हम बढ़ पा रहे। सो बाकी ये रोले गोले तो फ्रेंकली चलते रहेंगे अनलेस हम बड़े रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो ये मामला तो चलता अच्छा, जहां तक इंतखाबी इस्लाहात की बात है, उस पर तो कमेटी बन गई है, उस पर तो पार्लियामान के अंदर मुशावरत ज़ाहिर चल रही है, नून लीग तैयार होगी आप लोगों के साथ बैठने के लिए, अपोजिशन तैयार है, वो एक कमेटी जो है वो बन गई है, जिसके बाद वहां तो मामला चल रहे हैं। लेकिन नैब जो है उसके मामले पे इस्लाहात किस तरह, आप लोग तो ऑर्डिनेंस ले आए हैं, यकतरफा ऑर्डिनेंस ले आए हैं, अपोजिशन ने गैर मंजूर कर दिया उसको, तो ये तो यकतरफा गवर्नमेंट अपनी तरफ से फैसले कर रही है जहां तक कम से कम नैब का मामला है। नहीं, ऐसा नहीं है। नैब के ऊपर भी हमने कम से कम 6 महीने से हम अपोजिशन के साथ कोशिश कर रहे हैं कि वो आए बैठें और इसके ऊपर हम आगे बढ़ें। जो मुशावरत है, देखिए आप वज़ीर आज़म के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म का नुक्ता नज़र ये है कि जो अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं और वो रेफरेंस भुगत रहा है, उससे कंसल्टेशन का तुक नहीं बनता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेसी में या जो हमारा इसका बिजनेसमैनों का या टैक्स के केसेस हैं उसके मुतालिक फैसला कर, ये तो अपोजिशन के मुतालबात थे। हमने कहा इनको इस पे आगे बढ़ रहे हैं, इस पे आइए बैठते बात करते हैं। 6 महीने की कोशिशों के बावजूद कोई हेडवे नहीं हुआ, लिहाजा हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब जो मुशावरत ना करने का मामला है वो तो वज़ीर आज़म साहब की या पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की जाती सोच हो सकती है ना, कानून में तो कहीं पर ये नहीं मौजूद कि जी अगर अपोजिशन लीडर पे केसेस हैं या लीडर ऑफ द हाउस पे केसेस हैं तो वो मुशावरत नहीं कर सकते या हुकूमत नहीं चला सकते। फिर अपोजिशन का मौकिफ है कि इस तरह तो आपकी आधी काबीना पर केसेस हैं, कुछ पे नैब में चल रहे हैं, कुछ पे FIA में चल रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब खुद जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पार्टी के भी हेड हैं, उनकी पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, तो ये अपोजिशन के भी तो फिर इस तरह के मुतालबात है ना। देखिए जी, पहली बात तो है कि ये बात तो ये राय हो सकती है, लेकिन जाहिर है कि इस राय से इसलिए मेरा इत्तेफाक नहीं कि मसलन आप जाएं, आप थाने में जाती हैं और आप कहती हैं कि ये फलाने शख्स के ने मेरे साथ ज्यादती की है, आप FIR लिखें। अब FIR लिखने के बाद जो SHO है वो कहता है कि गरीदा बीबी आप तशरीफ रखें, मैं मुल्ज़म से पूछता हूँ कि ये केस की तफ्तीश कौन करेगा। जाहिर है आपको अच्छा नहीं लगेगा या आप कहेंगे कि ये क्या मजाक है। इसी तरीके से नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ऐसी है कि शहबाज शरीफ साहब को नैब ने एक्यूज डिक्लेयर किया हुआ है, उन पर रेफरेंस चल रहा है, आप उन्हीं से पूछ के चेयरमैन लगाए नैब का। इसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं, मौजूदा काबीना के किसी फर्द के खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा, इसलिए आप ऐसे स्लैंग में ना कर दें। नंबर 2 ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, वो PTI के खिलाफ चल रहा है, इमरान खान के खिलाफ नहीं चल रहा। नंबर 3 मैं आपको ये बताऊं कि जो इलेक्शन कमीशन की तकरीरी है वो कंसल्टेशन उसका एलिबरेट प्रोसेस है जो अब हमने चेयरमैन नैब के लिए डाला है, यानी अपोजिशन की कमेटी बनती है, हुकूमत की कमेटी बनती है, वो अरकान आपस में मिल के फैसला करते हैं, कोई एक शख्स फैसला नहीं करता। लिहाजा हमारा नुक्ता नजर यही है कि नैब के लॉ में जो हमने कंसल्टेशन का प्रोसेस चेंज किया है, इसीलिए चेंज किया है कि एक वाइडर कंसल्टेशन हो। हम चाहते तो हम 4 साल के लिए सीधा सीधा ऑर्डिनेंस में इनको मुकर्रर कर देते जावेद इकबाल साहब को, हमने तो नहीं किया। और हमने इसी तरह से जो बाकी रिफॉर्म्स है, देखें आप सब लोग कह रहे थे कि बेल की पावर होनी चाहिए ट्रायल कोर्ट्स को, हमने दी। हम सब कह रहे थे कि टैक्स केसेस जो हैं वो नैब को नहीं देखने चाहिए, हमने FBR को दे दिए। हम सब कह रहे थे कि प्ली बार्गेन और वॉलंटरी रिटर्न का जो मामला है
उसको हमें ठीक करना चाहिए। हमने ये तमाम वो काम किए हैं जो खुद मीडिया कह रहा था, जो खुद अपोजिशन कह रही थी, और जब आप ले आए उसके बाद आप और अभी भी मैं कहता हूँ इसको आप भूल जाएं, आप अपनी तजवीज़ हैं, हम एक्ट में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने फरमाया कि काबीना के किसी शख्स पे कोई केसेस नहीं है। पेंडोरा पेपर्स में जो नाम आए हैं, शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर, वजीर खजाना, खुसरो बख्तियार बजरिया अपने अहले खाना, मोनिस इलाही, उनका नाम पेंडोरा पेपर्स में शामिल। तो लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि पेंडोरा पेपर्स के हवाले से जो वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन, उसके नीचे जो टीम बनी थी, वो तहकीकात कहाँ तक पहुंची है फवाद चौधरी साहब? जी मैं बताता हूँ। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये कोई केसेस नहीं है। पेंडोरा लीक्स का खबर आई है और उसमें 700 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं कि इनकी ऑफशोर कंपनीज हैं। अब ये ऑफशोर कंपनीज इटसेल्फ होना जाहिर है कि आपको भी पता है कि कोई जुर्म नहीं है। अगर ऑफशोर कंपनी पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं है तो फिर वो टैक्स एवेजन का केस है। अगर उसके अंदर ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी हो सकते हैं। लेकिन जो शौकत तरीन साहब की मसलन ऑफशोर कंपनी थी, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नेगोशिएशन के लिए बनी थी, और वो नेगोशिएशन चूंकि आगे नहीं चली, वो ऑफशोर कंपनी खत्म होगी। तो आप एक कंपनी जो बनी ही स्टेट बैंक से नेगोशिएशन के लिए है, उसको हम कैसे लीगल कहेंगे? इसी तरीके से जो खुसरो की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है, उनके भाई की ऑफशोर कंपनी है, वो एफबीआर में डिक्लेयर्ड है। अब उसको आप कैसे जो है वो कहेंगे? सो ये इश्यूज हैं। अच्छा, जो आप कहिए कि जो उन्होंने जो कमीशन बना है, सो कमीशन जो बना है वो यही इस वक्त, एक तो पहले तो अभी 700 लोगों की लिस्ट अवेलेबल नहीं है, हमने ICIJ से मांगी है। अब वो लिस्ट आती है तो उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नंबर 1 वो लोग जिनकी ऑफशोर कंपनियां पाकिस्तान में डिक्लेयर है और जिनकी डिक्लेयर नहीं है। फिर नंबर 2 जिनकी ऑफशोर कंपनीज में ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और नंबर जिनकी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई हैं, जिनकी वो फिर केसेस FIA को, NAB को और इनकम टैक्स वालों को सबको जो है वो ठीक है। यानी कि अभी तक कोई सॉलिड कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक वो 700 जो नेम्स हैं वो कंप्लीट मांगे हुए हैं, यानी कि स्टॉल्ड हैं, अभी तक ठहरी हुई है कार्रवाई कोई? अभी तक ICIJ से ने ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं। लेकिन जो कम से कम आपके विफाकी काबीना के लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके कुछ केसेस प्रोसीड हुए हैं या सबके इकट्ठे होंगे 700 नामों के? वो तो एक कोई लिस्ट वो बनाएंगे, करेंगे, लेकिन विफाकी काबीना में जो लोग हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो पहले ही डिक्लेयर्ड है। यानी कि उनको क्लीन चिट मिल गई है पहले ही? मतलब वो हो जाएगा, लेकिन FBR ने जब उन्होंने अपने पेपर ही दे दिए हैं कि ये डिक्लेयर्ड है, तो फिर आप क्या करें? ठीक ठीक। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, टाइम भी बिल्कुल खत्म हो रहा है। शेख रशीद साहब से तो आज पूछा गया कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसे हैं, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक हैं और बाकी फवाद चौधरी बता सकते हैं। तो आप बता दें कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कैसे हैं आजकल? बिल्कुल सही है, कोई ऐसा इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। और जो पाकिस्तान में जो फौज है और हमारे जो इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन है, वो माशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं था, और ये इंशाल्लाह जारी रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, हमसे बात कर रहे थे। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।